हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की दूसरी क्लास में आज हम करेंगे ग्लोब, जो एक तरह का बेस है पूरे ज्योग्राफी का। ग्लोब से हमें बहुत सी चीज़ों का पता लगेगा। पिछली भी मैप मानचित्र में जो हमने किया था उसकी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो ग्लोब को समझने के लिए सबसे पहले एक तो आपको पता हो कि जो ग्लोब है वो एक काल्पनिक प्रतिरूप है पृथ्वी का। यानी ग्लोब ये हमने बनाया है ये सिर्फ क्या है, एक कल्पना है। किस चीज़ की? पृथ्वी की। यानी पृथ्वी जैसा सैटेलाइट से दिखाई देती है, अंतरिक्ष से दिखाई देती है, जिस गोलाई में वो दिखाई देती है, तो उसको वैसा ही समझने के लिए एक ग्लोब जो है एक काल्पनिक प्रतिरूप, शुद्ध प्रतिरूप उसका बनाया गया। तो एक्चुअल में पृथ्वी कैसी है? गोल दिखाई देती है ऐसे, और उसके ऊपर कोई लाइनें नहीं होती। ये आपको समझ लेना चाहिए। ग्लोब के ऊपर जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी काल्पनिक हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, तब जाके आगे का कंसेप्ट समझ में आएगा। पृथ्वी के ऊपर कोई लाइन नहीं है। सैटेलाइट से, अंतरिक्ष से पृथ्वी गोल दिखाई देती है, घूमती हुई दिखाई देती है। तो उसके चित्र लिए गए हैं ठीक ठाक, तो वो गोल है, नीली दिखाई देती है पानी के कारण। लेकिन यहाँ पर बच्चों को समझाने के लिए, हम लोगों को समझने के लिए, बड़े लेवल पे समझने के लिए उसके ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींची गई। तो उन काल्पनिक रेखाओं को मान करके हम पृथ्वी का मेजरमेंट करते हैं। और काल्पनिक रेखाएं भी, जैसे हम किसी भी चीज़ को x मान लेते हैं, यानी x मानना। लेकिन जैसे हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर, मैथ के सवाल के अंदर कोई हमारे पास कुछ होता नहीं तो हम x मान लेते हैं। लेकिन x मान के भी, x एक इमेजरी नंबर है यहाँ पर, लेकिन हम जो रिज़ल्ट हमें चाहिए होता है, रिज़ल्ट जो होता है बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, ट्रू होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो ये रेखाएं हैं ये काल्पनिक, लेकिन पृथ्वी के ऊपर इनको इमेजिनेशन किया गया है और ये बताएंगी सच घटनाओं के बारे में। तो शुरू कर लेते हैं। एक बार बेसिक पॉइंट मैं आपको इसके बताऊं। पृथ्वी ऐसी है जो यहाँ से चपटी है, सिरों से, किनारों से गोल है। समझ लीजिए, ये जो यहाँ पर लास्ट के सिरे हैं, ऊपर और नीचे, ये चपटे हैं और किनारे गोल हैं। इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं? घनाभ या जियोड। अगर हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी को घनाभ क्यों बोलते हैं, तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। क्योंकि पृथ्वी के किनारे गोल हैं और सिरे चपटे हैं। फुटबॉल को जैसे हम दबा दें, प्रेस करें ऊपर से, या संतरा जैसे होता है, नारंगी जिसको बोलते हैं, तो वो पूरी तरह से गोल भी नहीं होता और चपटा भी नहीं होता, अंडाकार होता है। तो उसी को हम बोलते हैं जियोड। फिर इस पृथ्वी के इस काल्पनिक प्रतिरूप को बना के ग्लोब के रूप में, तो उसके ऊपर ऐसे पश्चिम से पूर्व, कहिए पूर्व से पश्चिम, ये जो लाइनें हैं ये इसके ऊपर खींच दी जाती हैं। कैसे समझने के लिए? अब पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींच दी, मान के चलो पृथ्वी, हमने इसको मान लिया, वही काल्पनिक रूप से इसको मान लिया हमने। फिर इसको दो बराबर भागों में बांटना है, तो बीच में, यानी इसके और इसके बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये लाइन यहाँ इस दिशा से इस दिशा को मिलाती है। तो ऐसी ही लाइनें हम खींचते चले जाते हैं काल्पनिक। लेकिन काल्पनिक रेखाओं का भी अपना अस्तित्व है। यानी अगर पृथ्वी के ऊपर ऐसी ही लाइनें खींचने लगें तो हमें इनके बीच में गैप कितना देना पड़ेगा? 111 किलोमीटर। अब आप मान लीजिए मैप के ऊपर जो हम लाइनें खींच रहे हैं, अगर एक्चुअल में पृथ्वी पे कोई लाइन नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल में खींचने लगे तो उनके बीच में हमें गैप कितना देना पड़ेगा? 111 किलोमीटर का। लाइनें कितनी हैं कितनी नहीं हैं उस बात पे अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब के ऊपर जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, क्योंकि डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे, पिछली क्लास में हमने किया था कि ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये ईस्ट है पूरी तरह से, ये वाला हिस्सा सारा, और ये वेस्ट है। तो इस वेस्ट और ईस्ट को, या ईस्ट और वेस्ट को जो लाइनें मिलाएंगी, उन लाइनों को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर उन लाइनों का नाम क्या दे दिया जाएगा? उनको बोल देंगे लैटिट्यूड्स या अक्षांश। अगर किसी को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है
तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में एकदम सहज हूँ, कोई समस्या नहीं है। लैटिट्यूड इनको बोल लेंगे हम। तो पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट जो लाइनें खींची जाएंगी उसको बोल लेंगे हम अक्षांश। फिर इसी ग्लोब के ऊपर, इस काल्पनिक प्रतिरूप के ऊपर जब नॉर्थ से लेके साउथ तक मिलाएंगे, यानी अब नॉर्थ से साउथ मिलाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर। ये कहाँ से कहाँ, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। अब एक बार फिर देख लीजिए, पृथ्वी को सैटेलाइट से अंतरिक्ष से देख के उसका एक प्रतिरूप बनाया गया ग्लोब। जैसे ग्लोब है मेरे पास, अब जैसा अंतरिक्ष में पृथ्वी लटकी हुई है ये ऐसे ही है, तो ये पृथ्वी की तरह ही बनाया। अब इसको समझने के लिए इसके ऊपर लाइनें खींचना ज़रूरी थी। तो ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली लाइनें, ये जो हमने यहाँ पर खींची हैं, ये ऐसे, ये अक्षांश हैं। और जो ऐसे हम लाइन इनके ऊपर खींचेंगे इनको क्या बोलेंगे हम, देशांतर। सिर्फ समझने के लिए है, पृथ्वी के ऊपर कोई लाइन नहीं है। लेकिन फिर इनको आधार मान के, इनको सच मान के जब हम बात करते हैं कि इस लाइन के ऊपर ये देश पड़ता है तो वो समझने में आसानी हो जाती है। इसीलिए इन लाइनों को समझना ज़रूरी है। फिर ये लाइनें पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से पूर्व जो खींची अक्षांश, उत्तर से दक्षिण जो खींची उनको हमने क्या बोला है, देशांतर रेखाएं। अब जब इन लाइनों को इकट्ठा खींच देते हैं तो ऐसा एक चित्र बन जाता है, इसी को हम ग्लोब बोल देते हैं। और अगर मान के चलो कि पृथ्वी के ऊपर असल में इस तरह की लाइनें खींच दी जाएं या पृथ्वी के ऊपर ऐसी लाइनें हों तो अंतरिक्ष से पृथ्वी हमें ऐसी ही दिखाई देती, जबकि अब ऐसी दिखाई नहीं देती। दिखती गोल है, नीली दिखती है, उसके ऊपर बहुत चीज़ें दिखती हैं, लेकिन लाइनें नहीं। लाइनें इस प्रतिरूप पे हमने समझने के लिए इसके ऊपर खींची हैं। तो उत्तर से दक्षिण को जो मिलाती हैं वो देशांतर, पश्चिम से पूर्व को जो मिलाती हैं उनको हमने क्या बोला है, अक्षांश रेखाएं। अब देखें आगे, अब इसी के ऊपर ये इतना आगे चलेगा ग्लोब हमारा। पृथ्वी के ऊपर तापमान, वायुमंडल, पृथ्वी के ऊपर टाइम्स, दिन रात का बनना बिगड़ना, मौसम का, ये सब जो रहेगा इस ग्लोब पे ही डिपेंड रहेगा। अब आप देखें पॉइंट आगे, अब जो ये लाइनें हैं अक्षांश, इनकी संख्या है 180 + 1, मतलब एक लाइन है ये 0, और यहाँ से जो लाइनें हैं ऊपर वो खींच दी गई हैं 90, और नीचे कितनी खींच दी गई हैं 90। यानी एक अक्षांश के बीच में जो अंतर था वो कितना था, 111 किलोमीटर का। और अक्षांशों की संख्या कितनी है, 180। और अगर इसको भी मान लिया जाए 0 डिग्री को भी, हालांकि क्योंकि ये बीच में है तो बीच वाली चीज़ की हम कहीं भी गिनती नहीं करते स्टार्टिंग पॉइंट की, तो ये दोनों तरफ से नहीं गिना जाता। लेकिन अगर इसको गिनने लगे तो फिर 181 कही जाएंगी। और एक के बीच में गैप कितना, 111 किलोमीटर का है। यानी अगर पृथ्वी के ऊपर हम नीचे से लेकर ऊपर तक 111 किलोमीटर का गैप देके लाइनें हम खींचने लगें तो 0 से 90 ऊपर खींच दी जाएंगी 111 छोड़ करके, और यानी किलोमीटर छोड़ के, और 90 लाइनें नीचे खींच दी जाएंगी और ये 0 को छोड़ दिया जाएगा। यानी आप ये समझ सकते हैं, मान के चलो कि यहाँ पर लाइन नंबर 89 है और ये नीचे वाली सबसे 90 है, तो इनके बीच का गैप कितना है, 111 किलोमीटर है। 0 से अगर 1 ऊपर जाएंगे तो 0 और 1 के बीच में गैप कितना है, 111 किलोमीटर का है। 1 से 2 जाएंगे तब भी 111 किलोमीटर का है। 77 से 78 पे जाएंगे तो भी 111 किलोमीटर का है। तो गैप तो बराबर है, इसलिए इन अक्षांश रेखाओं को ही क्या बोला जाता है, समानांतर रेखा, क्योंकि इनके बीच का अंतर कैसा है, बिल्कुल समान है। लेकिन एक चीज़ आप देखें, जैसे हमने मैप बनाया भी है, पृथ्वी चूँकि बीच में बिल्कुल बहुत ज़्यादा चौड़ाई में है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है तो वो श्रिंक होती जा रही है। आप इस ग्लोब को दोबारा देख सकते हैं। अब पृथ्वी का ये जो हिस्सा है ये बहुत चौड़ाई में है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये यहाँ पर आते आते कम होता जा रहा है। ऐसे ही आप इसको यहाँ देखें,
0 डिग्री सबसे बड़ी लाइन बनेगी अगर खींचेंगे, और जैसे जैसे हम 0 से ऊपर बढ़ेंगे तो लाइनों की जो लंबाई है वो घटती चली जाएगी, ऐसे ही नीचे आएंगे तो घटती चली जाएगी। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि अगर हम 90 से 0 की तरफ आएँ फिर लंबाई क्या है, बढ़ रही है क्रम से। ऐसे यहाँ 90 से 0 की तरफ आए तब भी क्रम से लाइनों की लंबाई क्या है, बढ़ रही है। यानी अगर 0 से 90 की तरफ जाएं तो घट रही है, 90 से 0 की तरफ आए तो बढ़ रही है, जैसा कि हमने मैप में बनाया है। तो इसमें हमें देख के पता लगता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी हो सकती है। रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो सबसे बड़ी लाइन कौन सी हो सकती है, 0, और सबसे छोटी कौन सी होगी, जो सबसे लास्ट में होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0 से 90 घटाव में है, तो 88 में और 87 में कौन सी बड़ी है, फिर जो पहले आएगी वो बड़ी है। यानी यहाँ 87 बड़ी है, 88 छोटी है, 89 उससे भी छोटी है और 90 सबसे छोटी है। तो ये तो है अक्षांश के बारे में कि इनकी संख्या कितनी हुई, और बड़ी कौन सी हुई, छोटी कौन सी हुई। इवन एचएस लेवल तक यहाँ प्रश्न आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट सर्कल, वृहत वृत्त कौन सा है, यानी सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, यही पूछा जा रहा है। तो 0 डिग्री है, छोटी कौन सी है, 90 है। फिर ये इसको छोड़ के बीच की लाइनें भी पूछ सकता है कि जब हम 0 से ऊपर की तरफ जाएं, नॉर्थ की तरफ जाएं, तो कौन सी लाइन बड़ी है 70 और 75 में से। तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि 70 बड़ी है, 75 छोटी है, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे छोटी होती जा रही है। तो ये था अक्षांश के बारे में। अब है देशांतर हमारा, कि एक देशांतर ये 0 है बीच में, और 0 से इस तरफ देशांतरों की संख्या है 179, और इस तरफ भी कितनी है, 179। और इस 0 के ऐसे दूसरी तरफ कौन सी लाइन है, 180, जो इन दोनों के बीच में है। अब 1 मिनट बड़े आराम से आप इस ग्लोब को देखेंगे, जैसे क्योंकि ये गोलाई में है तो इसको 0 कहीं से ही मान लीजिए, क्योंकि गोल तो सब जगह ही बराबर है, कहीं मर्जी इसको हाथ लगाओ वहीं से ये 2 बराबर भागों में बच जाएगा। जैसे मैंने यहाँ हाथ लगाया तो दोनों साइड अब ये पूरा ग्लोब बराबर है, जबकि अगर इसको ऐसे हम मापे तो यहीं से ये 2 बराबर भागों में बटेगा, यानी 0 डिग्री से। खैर हम बात करते हैं देशांतर की। मान के चलो कि हम इसको 0 मान लेते हैं, या इसके साथ हम इसको मान लेते हैं 0। तो जैसे हमने अभी किया, अब ये 0, और 0 से इस तरफ हमने लाइनें खींच दी हैं 179, जो हमने यहाँ भी लिखा, और इस तरफ भी कितनी खींच दी हैं, 179। ध्यान से देखिए, ये लाइन 0 जिसके बिल्कुल साथ में है, इसके इस साइड फिर ऐसे लाइनें खींचते खींचते, जैसे ये लाइनें खींची हुई हैं, हम सारी नहीं खींचेंगे, आप समझ सकते हैं। फिर ऐसे लाइनें खींचते 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 हमने यहाँ पर 179 खींची, इस तरफ भी कितनी खींच दी है, 179, ऐसे खींचते खींचते। तो जैसे आपने देखा 179 इस साइड से, 179 हमने इस साइड से, तो अब 179 और 179 जो खींची थी तो उनके बीच में जो जगह बच जाती है वहाँ पर 180 डिग्री, यानी इस तरफ से गिनेंगे तो 180, इस तरफ से गिनेंगे तो 180, यानी 180 क्या है, दोनों तरफ से कॉमन है। तो अब अगर हम देखें तो देशांतरों की संख्या कितनी हुई, अब इस पॉइंट को देखना ध्यान से। यहाँ पे तो 0 शामिल करके 181 था। देशांतरों की संख्या अब हम लिख देते हैं 179 एक तरफ से, 179 दूसरी तरफ से, 0 से हमने स्टार्ट किया था और 180 नंबर दोनों के बीच में था। तो 358, 359, 360, ये मत मानना कि 180 लाइनें और हैं, इन दोनों के बीच की लाइन का नंबर है। तो 358, 59 और 60, देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 यहाँ पर देशांतरों की संख्या है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जो अंतर है, जैसे हमने अक्षांश के बीच में किया था, यहाँ पर अंतर 111.32 किलोमीटर है, क्योंकि देशांतरों में यहाँ पर तो गैप होता ही नहीं और यहाँ पर गैप ज़्यादा है, इसलिए ये पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है।
जबकि अक्षांश में क्या था कि इनके बीच में अंतर में कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। लंबाई चाहे छोटी बड़ी हो, लेकिन बीच का गैप वही है जो 89 और 90 का है, जो 0 और 1 का है। कहीं से भी उठाएं गैप वही रहेगा। लाइनें छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं यहाँ बिल्कुल भी गैप नहीं है और यहाँ बीच में गैप ज़्यादा है। और यहाँ पर गैप क्यों नहीं है, यहाँ क्यों ज़्यादा है, ये भी हम करेंगे, लेकिन हम ग्लोब के बेसिक पॉइंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब आप देखें, ये 360 वाला अगर किसी को समझ में नहीं आए, एक तो लाइन ये 0 हुई, ये वाली एक लाइन, फिर इस तरफ हम कितनी लाइनें खींच देते हैं जो हमने अभी बोली थी 179। इस तरफ भी ऐसे कितनी लाइनें खींच देते हैं 179। तो 0 और 358 ये दोनों साइड वाले 359 और एक इन दोनों के बीच में नंबरिंग 180, तो एक लाइन वो तो कितनी बन जाएंगी 360। तो ये है हमारी अक्षांश और देशांतर की संख्या और अक्षांश और देशांतर का ग्लोब के अंदर एक स्ट्रक्चर। जब इनको अक्षांश और देशांतर यानी जब अक्षांश और देशांतर हमने दोनों को इकट्ठा यहाँ पे बनाया तो ये हमें कैसा दिखाई देता है, एक तरह से जाल ही दिखाई देता है, जिसको क्या बोल देते हैं ग्रिड। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को इकट्ठे क्या बोल देते हैं जाल, और जाल की तरह दिख भी रहा है, उसी को बोल देते हैं ग्रिड शब्द। अब देखें दूसरा, डायरेक्शन के बारे में आप समझ लीजिए थोड़ा सा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछली क्लास में हमने इसीलिए उसको छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पर उसका वो रेलेवेंस नहीं बनता जो यहाँ पर बनेगा। तो डायरेक्शन की हम बात करेंगे। दिशा क्या होती है, ये पॉइंट आप समझेंगे बिल्कुल हायर लेवल का। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन तुलना में होती है। जब हम मापते हैं तो तुलना क्या है, हमने क्या किया था कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्लियर है। अब तुलना क्या है, अब मानो कि हम ये जो नॉर्थ है इससे ऊपर, यानी इस लाइन के ऊपर नॉर्थ है और इस लाइन के नीचे साउथ है। तो अब ये लाइन जो हम खींच रहे हैं ये नॉर्थ में बोली जाएंगी, और ये लाइन जो हम खींच रहे हैं ये साउथ में बोली जाएंगी। ये लाइनें जो हम खींच रहे हैं इसके इस तरफ ईस्ट में बोली जाएंगी, और ये जो हम खींच रहे हैं वेस्ट में बोली जाएंगी। तो क्या लगभग ऐसा ही ढांचा हमने यहाँ नहीं बनाया हुआ है। अब आप देखें तुलना कैसे होती है, अगर ये पॉइंट आपके समझ में आया तो। दिशा जो हमने बात की थी कि जब दिशा हमें अपने सिर की तरफ देखनी पड़े तो वो नॉर्थ है, पाँव की तरफ देखनी पड़े तो वो साउथ है, राइट हैंड में देखनी पड़े तो वो पूरब है, और लेफ्ट हैंड में देखनी पड़े तो पश्चिम है। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर 3 लाइनें खींच देते हैं ए बी सी। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए, कुछ भी नहीं है सिर्फ 3 लाइनें हैं, कि सी बी के किस ओर है, तो अगर बी के हम देखें, बी से तो ऊपर यानी सिर की तरफ जाता है तो ये नॉर्थ में है। लेकिन अगर बी को पूछा जाए कि ए की तुलना में कहाँ है, तो ए की तुलना में बी कहाँ है, ये भी नॉर्थ में है। लेकिन अगर अब ए को पूछा जाए तो ये बी के भी पाँव की तरफ है और सी के भी पाँव की तरफ है, तो ए सबसे कहाँ पर है, साउथ में है। लेकिन बी ए के तो नॉर्थ में है और सी के साउथ में है। अब यहाँ पर आप देखें 0 डिग्री से ऊपर जितनी भी लाइनें हैं सबको क्या बोला जाएगा, नॉर्थ बोला जाएगा। 0 के नीचे जितनी भी लाइनें हैं सबको क्या बोला जाएगा, साउथ बोला जाएगा। अब देखें पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हम आधार मान लें, इसको 0 मान लें, तो सी तो अब अगर इसको बेस मान लें कि इसके आपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तुलना में सी और ए को बताना है, तो बी की तुलना में सी नॉर्थ में है और बी की तुलना में ए साउथ में है। मेरे ख्याल में पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन अगर एक लाइन और खींच दे, इसको बेस न माने और इसको हम नाम दे दे डी, तो अब सबसे साउथ में कौन है, डी है।
और सबसे नॉर्थ में कौन है, सी है। तो यहाँ तक पॉइंट मेरे ख्याल में समझ आया होगा। अब ये जो लाइनें हैं, ये जो बीच की लाइन है, इसके इस ओर सारे का सारा पूर्व कहेगा। देखो हमने क्या कहा कि राइट की तरफ जो जाए, अब इसको हमने आधार मानना हुआ है जैसे इसको मानना था। खाली अगर छोड़ देंगे, किसी लाइन को भी आधार नहीं मानते और हम सिर्फ पूछने लगें कि इन चारों लाइनों को बताओ कौन किसकी दिशा में है, तो सी सबसे नॉर्थ में है, डी साउथ में है, ए डी के नॉर्थ में है, बी ए के नॉर्थ में है और डी के भी नॉर्थ में है, और ये तीनों के तीन सी के साउथ में है। समझ रहे होंगे? समझ विकसित हमें थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को हमने बेस मानना कि अब इस लाइन के इस ओर का मतलब राइट में चले गए तो सब लाइनें क्या कही जाएंगी, पूर्व। इस लाइन के इस ओर यानी लेफ्ट में आ गई, अब इसकी बात है तो सारी की सारी क्या कही जाएंगी, पश्चिम। लेकिन अब हम देखिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम 4 से 5 लाइनें, 3 से 4 लाइनें खींच देते हैं, इनको भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि डी कहाँ पर है, तो डी बेसिक सी बात है कि हमने लिखा तो राइट में है, तो डी पूर्व में है। और ए पूछा जाए तो ए कहाँ पे है, इन चारों की अगर हम बात करें तो ए इन तीनों के वेस्ट में है, लेफ्ट की तरफ है, तो ये पश्चिम में है। लेकिन अगर सिर्फ ए और बी की बात आप करेंगे तो बी तो राइट में आएगा और ए लेफ्ट में आएगा। और अगर आप सिर्फ इनकी बात करेंगे तो डी राइट में आएगा और सी लेफ्ट में आएगा। बी और सी की बात करेंगे तो सी राइट में आएगा और बी लेफ्ट में आएगा। लेकिन अगर चारों की बात करेंगे तो ए लेफ्ट में है यानी पश्चिम में है और डी कहाँ पर है, पूर्व में है। लेकिन अगर ए बी सी की बात करें तो सी पूर्व में हो जाएगा, बी और ए पश्चिम में हो जाएंगे। चारों की बात करेंगे तो डी अकेला पूर्व में है, और अगर डी के कंपैरिजन में तीनों को पूछें तो डी के तीनों कहाँ पर हैं, लेफ्ट में है यानी पश्चिम में है। लेकिन अब हमने क्या करना है कि इस जीरो के इस ओर सभी को पूर्वी, इस ओर सभी को पश्चिमी, ऐसे ही जीरो के ऊपर सभी उत्तरी और जीरो के नीचे सभी दक्षिणी कहेंगे। तो अब इतना करने के बाद अब आप देखना जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये 0 डिग्री अक्षांश ये वाली लाइनें और ये वाली लाइनें 0। तो अगर इस तरफ के देशांतर हमसे पूछें अब ये वाले, तो इनको क्या बोलेंगे हम, पूर्वी देशांतर। और इस तरफ के देशांतरों को पूछे तो पश्चिमी देशांतर। हम बात कर रहे हैं देशांतरों की जो उत्तर से दक्षिण यानी ये हैं। 0 से ऊपर ये जितनी भी ऐसे लाइनें, इन सभी को क्या बोलेंगे हम, उत्तरी अक्षांश। और 0 से नीचे सभी को क्या बोलेंगे हम, दक्षिणी अक्षांश। अब जो हमने इससे पहले कंसेप्ट क्लियर किया है उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर एक एक की तुलना करेंगे तो अगर अब इनकी तुलना करें, कोई भी लाइन हो, कुछ भी नंबर हो कि 1 2 3, इन लाइनों की तुलना करो तो ये नीचे वाली सबसे नीचे है, सबसे साउथ में है, और ये वाली इनके मुकाबले दोनों के नॉर्थ में है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में बात करेंगे तो सारी ही कहाँ पर हैं, साउथ में है। यानी अगर हम 2 लाइनों की भी बात करें ना, सिर्फ 2 लाइनों की, तो ये पूर्व बन जाएगा, ये पश्चिम बन जाएगा। लेकिन अगर ये 0 के इस तरफ हैं दोनों, तो ये दोनों कैसी हैं, पूर्व में हैं, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब 0 से 179 हमने बनाई थी तो सारी पूर्वी कही जाएंगी, और 0 से इधर 179 बनाई तो सभी क्या कहलाएंगी, पश्चिमी कहलाएंगी। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, अक्षांशों की संख्या, देशांतरों की संख्या, दिशा, काल्पनिक। अब देखो इन सभी को काल्पनिक बोल लेंगे हम। ये 360 देशांतर हैं, सभी काल्पनिक हैं। 180 अक्षांश हैं, सभी काल्पनिक हैं। अब इनका प्रयोजन क्या है, हमने इनको क्यों किया है, अब इनको करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी देश जब यहाँ होगा 0 से ऊपर, कोई भी यहाँ पर देश बना दें, रूस बना दें, भारत बना दें, हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका बना दें, यूरोप बना दें, इंग्लैंड बना दें, तो अगर अक्षांशों में उसको पूछेंगे हम तो वो कहाँ का है, उत्तरी अक्षांश का है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, साउथ अफ्रीका यहाँ पे, ब्राज़ील नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण का देश है। अब
एक देश यहाँ पर है, 0 से ऊपर है, तो उसको अक्षांश और देशांतरों में पूछे हैं। मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पर ए की आप डायरेक्शन बताएं कि ए कहाँ पर है। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना। आपने देखना है कि इन लाइनों में, इन अक्षांशों में तो कहाँ पे है, 0 से ऊपर है तो उत्तरी अक्षांशों में है। और ये कौन सी लाइनें हैं, इस 0 से इस तरफ की हैं तो पूर्वी हैं, यानी ये पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश का देश है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं बी का बताना कहाँ पे है, तो यहाँ पर भी 0 के, इस 0 के नीचे है तो दक्षिण में है, लेकिन इन लाइनों में इस तरफ है, ये हमने बोले थे पश्चिमी। तो क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश। तो आज हम इतना ही कर लेते हैं। ये अगर कहीं से आपको कन्फ्यूज़न लगे, समझ में ना आए, तो आप कमेंट ज़रूर करना। हम इनको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं कहीं से भी आपको लगता है, लेकिन अगर समझ में आया है तो भी आप बताना। और कंटिन्यू रखेंगे हम इसको, बिल्कुल भी चिंता ना है कि ज्योग्राफी का एक भी पॉइंट आपके ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आया हो। और धीरे धीरे मैं कहता हूँ कि आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको यहाँ के अलावा जीएस कहीं समझ में नहीं आएगा। तो जुड़े रहिए विश्वास के साथ, जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।